क्या कभी अपनी मम्मी, नानी या दादी को ब्लाउज में पैसे रखते देखा है? अब सोचो, उसे छुपाने, संभालने, ढकने और सपोर्ट देने की जिम्मेदारी एक कपड़े के टुकड़े पर डाल दी गई, जिसे हम आज ब्रा कहते हैं। लेकिन क्या ब्रा हमेशा से ऐसी ही थी? क्या हर औरत इसे पहनती थी? कब और क्यों शुरू हुई उसकी जरूरत? चलो टाइम ट्रेवल करें, चलते हैं शुरुआत से। हमेशा से नहीं था ये वायर्ड, पैडेड, स्पोर्ट्स या सेक्सी मामला। एंशिएंट ग्रीस और मिस्र में औरतें अपने शरीर को बांधने के लिए पट्टियां या स्ट्रिप्स यूज करती थी, कभी सुरक्षा के लिए, कभी शालीनता दिखाने के लिए और कभी शरीर को कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, ब्रा पहनना कोई नेचुरल या जरूरी चीज नहीं थी, ये हमेशा सिस्टम और सोच से जुड़ा रहा है। मॉडर्न ब्रा की मम्मी कौन थी? अब आते हैं 1914 पर, जब मैरी फेलिप्स जैकब, बाद में क्रिस क्रॉसबी, ने वो चीज बनाई जिसे आज हम मॉडर्न ब्रा कहते हैं। बात यूं थी, मैरी एक पार्टी में जाना चाहती थी, गाउन पहनना था और उस गाउन के नीचे कॉर्सेट फिट ही नहीं हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया? 2 रुमाल लिए, एक रिबन लिया और बना दी पहली वायरलेस स्टेप फ्री ब्रा। दैट्स राइट, एक लड़की ने ये सब सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि उसे कॉर्सेट से चिढ़ थी और दुनिया को राहत मिल गई। वैसे वो सिर्फ ब्रा की इन्वेंटर नहीं थी, पोएट, पब्लिशर और एक्टिविस्ट भी थी, एकदम ओजी आइकन वाइब्स। सबसे पहले किसने पहनी ब्रा? 14वीं सदी, ईसा पूर्व तक, यस, बीसी वाली सेंचुरी। मिनोयन सिविलाइजेशन, जो आज के ग्रीस में थी, की मूर्तियों और आर्ट में औरतें दिखती हैं जो लेदर या लिनन से बने अंडर स्पोर्ट पहने हुए हैं। उनका काम था ब्रेस्ट को लिफ्ट देना, यानी अर्ली वर्जन ऑफ अ ब्रा। तो हाँ, ब्रा जैसी चीजें तब भी थी, लेकिन उनका डिजाइन आज जैसा नहीं था। नो स्ट्रैप्स, नो पैडिंग, लेकिन काम वही, सपोर्ट देना और कंट्रोल करना। महिलाओं ने ब्रा पहनना क्यों शुरू किया? अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। तब हर महिला कॉर्सेट पहनती थी, जो भारी, टाइट और ऑनेस्टली बहुत ही अनकंफर्टेबल होते थे। औरतों की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी पर कॉर्सेट फिट नहीं बैठता था, खासकर उन्हें जो ज्यादा सपोर्ट चाहती थी। यहीं से आया बस्ट सपोर्टर का कॉन्सेप्ट, एक ऐसा कपड़ा जो बिना पूरी बॉडी को दबाए सिर्फ ब्रेस्ट को सपोर्ट करे, और यही धीरे धीरे इवॉल्व होकर ब्रा बन गया। ब्रा शब्द कहां से आया ये भी जान लीजिए। ब्रा असल में ब्रेजियर से आया है, जो एक फ्रेंच वर्ड है, मतलब होता है अपर आर्म। हाँ, थोड़ा अजीब है, ब्रेस्ट से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन 1910 के आसपास में एक लॉन्जरी कंपनी ने जब अपने सपोर्टिव कैमिजोल्स को प्रमोट किया और उन्होंने पहली बार ब्रेजियर को एक मार्केटिंग टर्म की तरह इस्तेमाल किया, और फिर धीरे धीरे लोग इसे शॉर्ट करके ब्रा कहने लगे, क्योंकि फ्रैंकली ब्रेजियर बोलने में ही एकदम दम निकल जाता है। ब्रा से पहले महिलाएं क्या पहनती थी? कई जगहों पर महिलाएं कुछ नहीं पहनती थी, लेकिन कुछ सभ्यताओं में चेस्ट को ढकने या सपोर्ट देने के लिए अलग अलग जुगाड़ थे, जैसे कपड़े की पट्टियां, लेदर स्ट्रैप्स या लपेटे जाने वाले फैब्रिक। मिस्र में औरतें एक पतला सा कपड़ा पहनती थी, जिसे क्लासिरस कहा जाता था। कभी छाती ढकती थी, कभी नहीं। कोई वायर या पैडिंग नहीं, बस लपेट कर काम चलाया जाता था। यूनान की महिलाएं स्ट्रोफियन नाम की पट्टी पहनती थी, चेस्ट के चारों ओर लपेटने वाली, कुछ कुछ आज के बैंडियो टॉप जैसी। अब इलियड में भी एक देवी की कढ़ाईदार पट्टी का जिक्र है, यानी फैशन का चक्कर तब भी था। रोम में ब्रा का लेदर वर्जन था, मेमिलारे और एमिथोरियम जैसी चीजें जो चेस्ट को कसकर पकड़ती थी। छोटे ब्रेस्ट उस वक्त का ब्यूटी स्टैंडर्ड थे, तो लड़कियां फासिया नाम की ढीली पट्टियां मानती थी ताकि ज्यादा उभरे नहीं। और कुछ हाई सोसाइटी वाली औरतें तो अपने फिगर को उभारने के लिए सोने की चैनें भी पहनती थी। तो ये जो आज हम ब्रा के स्ट्रैप से जूझते हैं, सही साइज ढूंढते हैं, उनका एक प्राचीन इतिहास है। कभी पट्टियां थी, कभी चादरें, कभी लेदर स्पोर्ट और स्टाइल, दोनों की लड़ाई पुरानी है। तो आज की कंफी स्टाइलिश ब्रा तक पहुंचने में हमें सदियां लगी हैं। और हाँ, ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि इतने सालों में ब्रा सिर्फ फंक्शन के लिए नहीं, बल्कि कंफर्ट, फैशन और पर्सनल चॉइस का सिंबल भी बन चुकी है। आज जो ब्रा हम पहनते हैं, पैड वाली स्ट्रैपलेस स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह वगैरह, ये सब नई चीजें नहीं हैं। मध्यकालीन यूरोप से लेकर पहली ब्रा तक की कहानी। अब जरा यूरोप की गलियों में झांकते हैं। उस दौर में जब फैशन सिर्फ जरूरत नहीं, स्टेटस और स्टाइल का भी मामला था, मध्यकाल में औरतें कभी कभी लंगोट जैसे कपड़े पहनती थी, लेकिन ब्रा जैसा कुछ आम नहीं था। फिर भी कुछ रिसर्च बताती हैं कि उस वक्त भी कुछ औरतें ब्रेस्ट बैग्स जैसे इनरवियर पहनती थी, यानी कपड़े के ऐसे पाउच जो ब्रेस्ट को थोड़ा सपोर्ट दे सके। 2008 में ऑस्ट्रिया के लैंगबर्ग किले में एक बड़ी दिलचस्प खोज हुई। वहां 15वीं सदी की 2 लिनन ब्रा जैसी चीजें मिली। ये कुछ कुछ आज की लॉन्ग लाइन ब्रा जैसी दिखती हैं, यानी उस टाइम भी औरतें अपने ब्रेस्ट को कस के थोड़ा छोटा या टाइट दिखाने के लिए अलग अलग जुगाड़ करती थी। कपड़े हमेशा सिर्फ जरूरत के लिए नहीं पहने जाते। फैशन ने बहुत बार लोगों को खुद को ज्यादा अट्रैक्टिव, पावरफुल या इन दिखाने का रास्ता दिया है, और ब्रा की कहानी भी उसी कढ़ाई का एक हिस्सा है।
अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कॉर्सेट वाले जमाने में। रेनांसे और विक्टोरियन दौर में ब्रा जैसी चीजें तो गायब थी, लेकिन उसकी जगह थी कॉर्सेट, मतलब एक ऐसा टाइट इनरवियर जो पेट और कमर को अंदर दबा दे और ब्रेस्ट को ऊपर उठा दे। 1500 से लेकर 1900 तक औरतों की जिंदगी में कॉर्सेट ही कॉर्सेट था, वो भी ऐसा जो व्हेल बोन या किसी और सख्त चीज से बना होता था। अब आती है खेल में एक डिजाइनर बहन, हरमनी कैडोले। 1869 में पेरिस के इस डिजाइनर ने कॉर्सेट को 2 टुकड़ों में काटा। ऊपर वाला हिस्सा बनाया जो ब्रेस्ट को सपोर्ट दे और कंधे पर पट्टियां हो, और नीचे वाला कमर के लिए। उन्हें ये आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने इस ऊपर वाले हिस्से को बियन इत्र, मतलब आराम देने वाला, नाम से बेचना शुरू कर दिया। बाद में फ्रेंच में इसी को सूटिए गॉर्ज कहा गया, जो आज भी वहां ब्रा के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन असली धमाका 1914 में हुआ। एक अमीर अमेरिकी महिला थी, मैरी पॉली जैकब्स। एक दिन पार्टी में उनका कॉर्सेट टूट गया। जी हाँ, जिसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी। तो उन्होंने क्या किया था, 2 रुमाल और एक रिबन को मिलाकर एक आसान बैकलेस ब्रा बना डाली। उनकी ये जुगाड़ू ब्रा इतनी हिट हो गई कि उन्होंने इसका पेटेंट करा लिया। नाम था बैकलेस ब्रेजियर। बाद में उन्होंने ये पेटेंट वार्नर कंपनी को बेच दिया और वहां से शुरू हुआ आज की ब्रा का असली सफर। 2 विश्व युद्ध, औरतें और ब्रा का बदलता फैशन। अब जरा सोचो, जब पूरी दुनिया युद्ध में उलझी थी तब औरतों की जिंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा था उनके कपड़ों में। पहला वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 जब ये शुरू हुआ और औरतें फैक्ट्री में काम करने लगी। अब भारी भरकम कॉर्सेट पहनकर तो मशीनें नहीं चलाई जा सकती थी, तो उन्होंने ढीले आरामदायक कपड़े पहनना शुरू किया। जैसे अमेरिका की एक क्यूरेटर लॉरा वॉक्ट कहती हैं, इस जंग ने कॉर्सेट को मार डाला। मतलब इतना लोहा जो पहले कॉर्सेट बनाने में जाता था अब जंग में काम आ गया। 28,000 टन लोहा। तो कॉर्सेट का चलन धीरे धीरे बंद होने लगा। इसी समय अंडरवियर भी काफी फेमस हुई। इसके बारे में और जानना हो तो ऊपर दी लिंक को क्लिक कीजिए, वहां आपको मिल जाएगी अंडरवियर की हिस्ट्री। अब आते हैं 1920 के फैशन की और फ्लैपर्स का जमाना। एक बंदे थे एडगर गगनहाइम, उन्होंने 1916 में एक बैंड ब्रा का पेटेंट कराया। एक ऐसी ब्रा जो ब्रेस्ट को सपाट दिखाए। उस वक्त का फैशन ऐसा ही था, बॉयज लुक, कम कर्व्स वाला। 1930 के दशक में आया ब्रा साइज का कॉन्सेप्ट। देखो, सबके शरीर का साइज एक जैसा नहीं होता, वैसे ही सबके लिए सेम साइज की ब्रा नहीं हो सकती। तो अब कुछ हुआ इंटरेस्टिंग, यानी CDAB जैसे कप साइज। इससे औरतों को अपने लिए फिट ब्रा चुनना थोड़ा आसान हुआ। अब आते हैं दूसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ। जंग तो खत्म हुई, लेकिन ब्रा की दुनिया में एकदम हलचल मच गई। 1947 में आया नाइलॉन, यानी पहले जो भारी और महंगे कपड़े होते थे उनकी जगह हल्के और सस्ते अंडरगारमेंट्स आ गए। इसी दौर में आया बुलेट ब्रा, यानी कि कॉर्न ब्रा का लुक। 1941 में पैरमे लिफ्ट नाम की कंपनी ने इसे लॉन्च किया। ये वो ब्रा थी जिसमें कप नुकीले होते थे, ब्रेस्ट को एकदम उभार कर दिखाने के लिए। 1950 के दशक में इतना फेमस हुआ कि जेने रसेल और कैमिन डेल जैसी हॉलीवुड की स्टार्स इसे पहनती थी। यानी वो स्वेटर गर्ल लुक था जो हमारे मम्मी नानी के ज़माने में स्टाइल था। 1947 में ही आया एक और नया इन्वेंशन, पैड वाली ब्रा। फ्रेडरिक्स ऑफ हॉलीवुड के फाउंडर फ्रेडरिक मेलिंगर ने ये बनाई। पहले भी कुछ महिलाएं कपड़ों के नीचे कपड़ा ठूस कर ब्रेस्ट को उभारा करती थी, लेकिन अब ये ब्रा के अंदर ही सिलकर आने लगा। युद्ध के बाद हर कोई थोड़ा ग्लैमरस दिखना चाहता था और ये ब्रा उस ट्रेंड में फिट बैठती थी। आज जो हम स्ट्रेपलेस ब्रास पहनते हैं उनके पीछे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग इतिहास है। बात है साल 1948 की, जब चार्ल्स एल लैंग्स नाम के एक जनाब ने पहली बार एक ऐसा ब्रेजियर बनाया जिसमें ना स्ट्रैप्स थे, ना वायर्स और ना ही बैक, यानी पूरी तरह से वायरलेस, स्ट्रैपलेस और बैकलेस ब्रा। एकदम नया कॉन्सेप्ट था उस जमाने में। उन्होंने अपने नए डिजाइन को नाम दिया था पॉजेस। अब मजे की बात यह है कि पॉजेस ब्रा सिल कर नहीं बल्कि ग्लू से चिपका कर बनाए जाते थे और वो इतने कंफर्टेबल और टिकाऊ माने जाते थे कि बीच पर पहनने तक के लिए परफेक्ट थे। यानी इमेजिन करो, उस टाइम पर लॉन्जरे इतने कंजर्वेटिव मानी जाती थी, तब लैंग्स ने एक बोल्ड, प्रैक्टिकल और बॉडी फ्रीडम को सेलिब्रेट करने वाला डिजाइन निकाला। उनका ये इन्वेंशन न सिर्फ विमेंस फैशन को बदलने वाला था, बल्कि उसने लॉन्जरे को लेकर सोचने का नजरिया भी शिफ्ट किया। अब इनरवेयर सिर्फ फंक्शन के लिए नहीं, कंफर्ट और स्टाइल के लिए भी हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि स्ट्रेपलेस ब्रा की जो दुनिया हम आज जानते हैं उसकी शुरुआत मिस्टर ब्रा यानी चार्ल्स एल लैंग्स ने की थी। अब आते हैं टीनेज लड़कियों के ट्रेनिंग ब्रा के दौर पर। 1950 के दशक में कंपनियों ने लड़कियों के लिए ट्रेनिंग ब्रा बनानी शुरू करी। औरत बनने की तरफ पहला कदम मानकर इसे खूब बेचा गया। अखबारों और मैगजीन में ऐसे विज्ञापन आते थे, अब तुम्हारी बेटी भी बड़ी हो गई है, उसे एक समझदार ब्रा दो। और अंत में 1958 में आया एक मैजिक फाइबर स्पेंडेक्स या लाइक्रा।
अब ब्रा खिंचती भी थी, लचीली भी थी और आरामदेह भी। मतलब अब औरतें इसे पहनकर नाच सकती थी, दौड़ सकती थी, जिम भी जा सकती थी और उन्हें हर बार ब्रा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं 1960 से 70 तक के दौर पर। नया फैशन और नया आंदोलन। 1960 के दशक में फैशन की दुनिया में बड़ा बदलाव आया। अब फोकस था पतली बॉडी पर। कुछ ट्विगी जैसी मॉडल्स का लुक ट्रेंड में था। भारी भरकम ब्रा की जगह अब नेचुरल फॉर्म पसंद की जाने लगी। यानी जो चीजें पहले औरतों के शरीर को एक खास शेप देने के लिए डिजाइन की जाती थी, अब वही बनावटी लगने लगी। इतना कि अब ब्रा को पहनना असभ्य और पुराने ख्याल का माने जाने लगा। फिर आया 1970 का दशक और हालात पलटने लगे। एक तरफ औरतों का नारीवादी आंदोलन तेज हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ फिटनेस और स्पोर्ट्स का क्रेज बढ़ने लगा। इसी दौर में लिसा जेड लिंडाल नाम की एक महिला ने 1977 में खुद के लिए पहली स्पोर्ट्स ब्रा बनाई। उसने 2 जॉक स्ट्रैप्स काटकर उन्हें तोड़ा ताकि दौड़ने में आसानी हो। बाद में उसी डिजाइन को जॉक ब्रा नाम से बेचा गया। यह वही वक्त था जब अमेरिका में टाइटल IX नाम का कानून आया 1972, जिसने स्कूलों और कॉलेजों में लड़कियों के खेलों को बराबरी का फंड दिलाने की गारंटी दी। और जब लड़कियां मैदान में उतरी तो स्पोर्ट्स ब्रा जैसी चीजें सिर्फ फैशन नहीं, जरूरत बन गई। साथ ही ब्रा की डिजाइन भी अलग अलग स्टाइल में आने लगे। स्ट्रैपलेस, बैकलेस और बाद में पुशअप वंडर ब्रा जैसे ब्रांड। हालांकि फैशन में ये उतार चढ़ाव जितने दिखने में बड़े लगते हैं, असली बदलाव तो सोच में आया। 1968 में जब मिस अमेरिका प्रतियोगिता के खिलाफ विरोध हुआ तो महिलाओं ने एक फ्रीडम ट्रैश कैन बनाया। एक तरफ था कूड़ेदान जिसमें उन्होंने ब्रा, हाई हील्स और महंगे मेकअप फेंके। मीडिया ने इसे ब्रा जलाने वाला प्रदर्शन कह दिया, लेकिन असल में किसी ब्रा को आग नहीं लगाई थी। फिर भी इस विरोध ने दुनिया को साफ साफ ये दिखा दिया कि ब्रा अब सिर्फ कपड़ा नहीं, एक राजनीतिक प्रतीक बन चुकी थी। 21वीं सदी, आराम, समावेश और ब्रा से ब्रेक। अब 21वीं सदी में ब्रा बिल्कुल अलग शक्ल ले चुकी है। ज्यादातर ब्रा अब अंडर वायर फ्री होती हैं और उन्हें कॉटन, स्पेंडेक्स, माइक्रोफाइबर जैसी आरामदायक चीजों से बनाया जाता है। पुराने फिट करके खींच दो टाइप ब्रा की जगह अब ब्रालेट्स और ब्रा टॉप्स ने ले ली है, जिन्हें पहनना आसान है, दिखने में स्टाइलिश हैं और जो एक तय शरीर के आकार को नहीं बल्कि फील गुड को टारगेट करती हैं। इसके साथ ही बॉडी पॉजिटिविटी मूवमेंट का भी बड़ा असर पड़ा। अब मॉडल सिर्फ 0 साइज वाली नहीं, हर साइज और रंग में महिलाएं रैंप और विज्ञापन में दिखने लगी थी। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड और सैवेज इंटू फेंटी जैसे ब्रांड हर तरह की बॉडी के लिए ब्रा बनाते हैं, जिनमें न तो शर्म का बोझ है, न परफेक्शन की मजबूरी। साथ ही फ्री द निपल जैसे आंदोलन ने यह सवाल भी उठाया, क्या महिलाओं को हर वक्त ब्रा पहनना ही चाहिए? क्या ये सचमुच जरूरी है या सिर्फ एक सामाजिक दबाव? कोविड-19 के दौर में जब सब घर पर थे और जूम कॉल से दिन काट रहे थे, तब बहुत सी औरतों ने पहली बार महसूस किया कि ब्रा न पहनना भी आराम हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम ने सोच को और मजबूती दी कि कपड़े सिर्फ लुक के लिए नहीं, कंफर्ट के लिए भी होने चाहिए। भारत में ब्रा की कहानी, परंपरा, बदलाव और आज का दौर। जब हम भारत में ब्रा की बात करते हैं तो इसकी कहानी यूरोप या अमेरिका से काफी अलग नजर आती है। यहाँ मौसम, समाज और परंपराओं ने महिलाओं के पहनावे को हमेशा से प्रभावित किया है। पुराने जमाने में भारतीय महिलाओं के लिए ब्रा जैसा कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास अपने अपने तरीके थे शरीर को ढकने और सजाने के। तनपट्टा या प्रतिधि जैसी चीजें थी जो सीने को ढकने और सपोर्ट देने के लिए होती थी। इसके अलावा कंचुकी, उत्तरीय और बाद में चोली जैसे नामों से ऊपरी वस्त्रों का जिक्र होता है। ये सब अलग अलग समय और क्षेत्रों में इस्तेमाल हुए। अगर हम प्राचीन मूर्तियों और चित्रों को देखें तो कई बार महिलाएं बिना ऊपरी वस्त्र के या सिर्फ साड़ी लपेटे दिखाई देती हैं, और इसमें कोई शर्म या अश्लीलता की बात नहीं थी। उस दौर में शरीर पर कपड़ा होना जरूरी नहीं था, बल्कि यह संस्कृति, काम और मौसम के हिसाब से तय होता था। चोली की एंट्री और बदलाव की हवा। दक्षिण भारत में चोल वंश के समय लगभग 9वीं से 13वीं सदी तक में चोली का शुरुआती रूप दिखता है। बाद में मुगल काल में अगरंगा जैसा पहनावा आया जो शरीर से चिपका होता था और एक तरफ से शुरुआती कॉर्सेट जैसा दिखता था। बंगाल में एक वक्त ऐसा भी था जब महिलाएं महीन साड़ी पहनती थी बिना चोली के। यह वहाँ सांस्कृतिक सहजता और जलवायु दोनों से जुड़ा था। टैगोर परिवार और साड़ी ब्लाउज की क्रांति। 1860 के आसपास एक बड़ा बदलाव आया। टैगोर परिवार के ज्योति मरई, जिन्हें हम ज्योति के नाम से जानते हैं, ने यूरोपियन फैशन से प्रभावित होकर साड़ी के साथ ब्लाउज पहनना शुरू किया। उन्होंने खुलकर घूमने फिरने के लिए साड़ी को अलग अंदाज में पहनना शुरू किया, बिना पल्लू से सिर ढकने की मजबूरी और थोड़ी फिटिंग वाली चोली। इस फैसले पर घर में खूब बवाल हुआ, लेकिन उनके पिता सत्येंद्रनाथ टैगोर ने उनका साथ दिया। बाद में यही पहनावा मिडिल क्लास महिलाओं के बीच फैशन बन गया। अब एक ऐसी हिस्से की बात करते हैं जिसे हम स्तनकर कहते हैं। औरतों का शरीर हमेशा आदमियों की पॉलिटिक्स का अड्डा रहा है, तो औरतों के स्तन इससे कैसे बचते?
19वीं सदी में त्रावणकोर राज्य में एक अमानवीय टैक्स लागू था, मुल्लकारम यानी स्तन कर। इसका मतलब अगर कोई अवर्ण निचली जाति की महिला अपने स्तन को ढकना चाहती थी तो उसे टैक्स देना पड़ता था, और टैक्स की रकम वो तय होती थी स्तनों के आकार से। हाँ, ये उतना ही अमानवीय और अपमानजनक था जितना आप सोच रहे हैं। इमेजिन करिए, सिर्फ कास्ट नहीं, अब तुम्हारा औरत होना और तुम्हारे स्तन का साइज तुमसे तुम्हारी क्लोथिंग चॉइस छीन सकते हैं। नांगेली केरल के अलापुझा जिले में चेरथला की रहने वाली थी, लेकिन नांगेली ने मना कर दिया। उन्होंने टैक्स नहीं दिया बल्कि अपने स्तन काट कर पेश कर दिए और बोला, यही चाहिए था ना तुम्हें। वो ज्यादा खून बहने की वजह से वहीं मर गई। उनके पति ने इस सदमे में खुद को उनकी चिता में झोंक दिया। कहते हैं ये इतिहास का एकमात्र मामला है जहां किसी पुरुष ने सती की तरह आत्महत्या की हो। नांगेली की मौत के बाद त्रावणकोर राज्य में स्तन कर को खत्म कर दिया गया, पर आखिर किस कीमत पर? ब्रिटिश राज और ढकना जरूरी होने की संस्कृति। ब्रिटिश शासन के दौर में एक और बड़ा बदलाव आया। विक्टोरियन मोरालिटी का असर भारतीय पहनावे पर साफ दिखने लगा। छाती ढकना, लंबी आस्तीन, कॉलर वगैरह अब सभ्य होने की निशानी बन गई। महिलाओं के कपड़ों में भी अब फिटिंग आने लगी और धीरे धीरे ब्लाउज का चलन हर जगह फैल गया। इतिहासकार बताते हैं कि ब्रिटिश राज में कहीं न कहीं ढकना अनिवार्य किया। अब स्तन को ढकने की नैतिक जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई थी। तो क्या ब्रा भारत में इंपोर्टेड आइडिया है? सीधा जवाब है हाँ और नहीं, दोनों। सपोर्टिव अंडरगारमेंट्स का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पहले भी मौजूद था। जिसे हम आज ब्रा कहते हैं, वो औद्योगिक क्रांति और ग्लोबल फैशन का मिला जुला नतीजा है। भारतीय संदर्भ में ये बदलाव धीमे धीमे आए और आज भी महिलाएं अपने आराम, सामाजिक दायरे और पसंद के हिसाब से ये तय करती हैं कि उन्हें क्या पहनना है। ब्रा, ब्लाउज, ब्रालेट या कुछ भी नहीं। द ग्रेट इंडियन व्हाइट ब्रा का जमाना और बॉलीवुड का ये मशहूर कनेक्शन। अब बात करते हैं अपने प्यारे बॉलीवुड की कि यहाँ ब्रा का क्या सीन रहा है। सोचो जरा, 70s और 80s के इंडिया में जब सेंसर बोर्ड के कड़क रूल्स की वजह से न्यूडिटी तो दूर, किसी भी तरह की खुली छूट फिल्मों में अलाउड नहीं थी, लेकिन फिल्म मेकर्स का क्रिएटिव दिमाग भी कम नहीं था। तो क्या हुआ? द ग्रेट इंडियन व्हाइट ब्रा ने स्टेज संभाल लिया। हाँ, वही सफेद ब्रा जो एक साइड हीरो की तरफ से ब्लाउज फाड़ने के बाद स्क्रीन पर चमकती थी और पूरी ऑडियंस की आंखें उस पर टिक जाती थी। क्यों था ये ब्रा इतना स्पेशल? इस ब्रा ने उस एरा के बॉलीवुड की सेक्सुअल लैंग्वेज को डिफाइन किया। अगर किसी सीन में हीरोइन की ब्लाउज फटी और ये ब्रा दिखी तो मतलब साफ था सेक्सुअल एक्साइटमेंट का छोटा सा हिंट, एक प्रॉमिस की अभी तो बस शुरुआत है। जैसे कि हुमा खान अगर अपनी ब्रा दिखाती थी और फिर लाइट ऑफ कर देती थी तो सिने गॉयर्स ऑटोमेटिकली सोचते थे कि अब आगे वो ब्रेस्ट भी दिखेंगी। लेकिन फिर आया वो बड़ा पल 1985 में राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म ने सारे नियम बदल दिए। पहली बार मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में ब्रेस्ट को इतने साफ साफ दिखाया गया। द ग्रेट इंडियन व्हाइट ब्रा की जो इंपॉर्टेंस थी वो धीरे धीरे फेड होने लगी। पहले राज कपूर ने जीनत अमान को सत्यम शिवम सुंदरम में, सिमी गरेवाल को मेरा नाम जोकर में थोड़ा बहुत टीज किया था, लेकिन राम तेरी गंगा मैली ने तो ये बाउंड्री ही पार कर दी। मॉरल जरिया या पावर प्ले? बॉलीवुड में द ग्रेट इंडियन व्हाइट ब्रा अक्सर मॉरल कॉम्पास का काम करती है। जैसे घर एक मंदिर में शोमा आनंद का कैरेक्टर कितना भी विलन क्यों ना हो, उसका ब्लेम तब लगता है जब शक्ति कपूर उसकी ब्लाउज फाड़ कर उसकी ब्रा दिखाता था। एक तरह से ये लड़की खतरनाक है का सिंबल। वही निरूपा रॉय की 100+ फिल्मों में कभी ब्रा का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन अगर किमी कटकर की फिल्में हों तो ऑलमोस्ट हर फिल्म में द ग्रेट इंडियन व्हाइट ब्रा गारंटीड थी। स्लीवलेस ब्लाउज भी एक इंटरेस्टिंग प्लेयर था। जब इस ब्लाउज का मतलब था कुछ तो गड़बड़ है इस लड़की में, पर ब्रा दिखाना मतलब था साफ साफ गलत है। ट्रोमा और ऑब्सेशन का बाजार। रेड रोज जैसी फिल्मों में ब्रा ट्रिगर भी बनती है। राजेश खन्ना का कैरेक्टर अपनी माँ की शेडी पास से जुड़ी ट्रॉमेटिक मेमोरीज ब्रा देखकर रिकॉल करता है। और पैंटी, भाई वो कभी ब्रा जितनी पॉपुलर नहीं हुई सिवाय देव आनंद की हम नौजवान के, जहां पैंटी प्लॉट का हिस्सा थी। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ये द ग्रेट इंडियन व्हाइट ब्रा एकदम ओल्ड फैशन था। बड़े बड़े स्ट्रैप्स, रॉकेट शेप्ड कप्स और 80s के जमाने की वर्जन 1.0। वेट एंड वाइल्ड कमबैक और डिम्पल कपाड़िया का केस। 80s के मध्य में वेट एंड वाइल्ड डांस नंबर्स में ब्रा की वापसी हुई। अल्लाह राखा में तो एक इंसिडेंट फेमस हुआ जब डायरेक्टर ने डिम्पल कपाड़िया से कहा कि वो व्हाइट कमीज के नीचे ब्लैक ब्रा पहने ताकि ब्रा को शॉट मिल सके। डिम्पल ने मना कर दिया और ये बात प्रेस में चली गई। बताता है कि उस वक्त भी ब्रा शॉट कितना बड़ा डील था। द स्लो डिक्लाइन। लेकिन धीरे धीरे द ग्रेट इंडियन व्हाइट ब्रा फेड हो गई क्योंकि टिट शॉर्ट्स आ गए। मतलब अब सीधे ब्रेस्ट दिखाने लगे। जो पहले ब्रा के पीछे छुपा था अब खुलकर सामने आ गया। बॉलीवुड ने अपनी सेक्सुअलिटी को ज्यादा अग्रेसिव बना दिया, जैसे माधुरी दीक्षित का अनिल कपूर के साथ इंटीमेट सीन।
केबल टीवी आया और बेवॉच जैसे वेस्टर्न सेक्सी शोज ने बॉलीवुड के ब्रा फेटिश को आउटडेटेड बना दिया। फिर 1993 में खलनायक आया, जहां चोली के पीछे क्या है जैसे गाने ने पूछ लिया कि ब्लाउज के पीछे क्या है। जवाब था द ग्रेट इंडियन वाइट ब्रा। एक तरह से उस एरा की आखिरी कीमत थी ये ब्रा। तो भाई ये था द ग्रेट इंडियन वाइट ब्रा का बॉलीवुड के सफर का छोटा सा सफर। जो था वो सिर्फ एक अंडरगारमेंट नहीं बल्कि फिल्मों के किरदारों की मॉरल और सेक्सुअल कहानियों का एक जुबानी रिप्रेजेंटेशन था। समय बदला, ऑडियंस बदली, तो ये ब्रा भी हिस्ट्री के पन्नों में समा गई। और इसके बाद ब्रा और बॉलीवुड ने कभी अपने रास्ते अलग नहीं किए। भारतीय समाज में ब्रा की स्वीकृति और बदलता नजरिया। आजादी के बाद भी भारत में ब्रा को लेकर एक अजीब सी हिचक बनी रही। खासकर मिडिल क्लास घरों में ये कोई आम बात नहीं थी। स्कूल की लड़कियां जब पहली बार ब्रा खरीदने जाती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई गुनाह कर रही हो। कक्षा 6वीं या 7वीं की उस उम्र में एक छोटी सी ब्रा खरीदना या उसकी स्ट्रैप गलती से दिख जाना, इन सब पर लोग कानाफूसी करने लगते थे। एक फेमिनिस्ट वेबसाइट में एक लड़की ने बताया कि जब वो सिर्फ 10 साल की थी और स्कूल में पहली बार स्पोर्ट्स ब्रा खरीदी तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कुछ बहुत ना काम कर लिया हो। बोलना भी मुश्किल था कि मैंने ब्रा खरीदी है। घर में भी कुछ ऐसे ही हालात थे। ब्रा को अक्सर प्लास्टिक की थैली में छुपा कर लाया जाता था और अलमारी के सबसे कोने में रखा जाता था। कई लड़कियां पानी भरने की लाइन में भी ब्रा को दुपट्टे या बैग से ढकने की कोशिश करती थी। और हाँ, कुछ अजीब मिथक भी खूब प्रचलित थे, जैसे अगर कोई ब्रा के नीचे रुमाल या कॉटन डाल दे तो स्तन बड़े हो जाएंगे। इस तरह की टिप्पणियां आज भी कुछ घरों में चलती रहती हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ झिझक की नहीं है। वक्त के साथ कुछ लोगों ने इस सोच को चुनौती दी। फैशन और मीडिया की दुनिया से जुड़े लोगों ने समझाया कि ब्रा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये पहनने वाले की मर्जी है। वोग इंडिया की वंदना तिवारी ने एक इंटरव्यू में कहा था, ब्रा क्या है ये हर औरत खुद तय करती है, उसके लिए ज़रूरी भी हो सकता है और पूरी तरह गैर ज़रूरी भी। अब सुनो एक और कहानी, एथिना कॉस्मिक्स की, बिहेव ब्रास की फाउंडर। ना सिलाई आती थी, ना ब्रा डिजाइनिंग का कोई तजुर्बा, बस 2 बड़ी ज़रूरतें थी लिटरली और एक सवाल, क्या कोई भी बड़ी बस्टेड औरत आराम से सो नहीं पाती? एक रात तंग आकर उन्होंने नैपकिन पर ब्रा डिजाइन बना डाली, सीट बेल्ट जैसी स्ट्रैप जो ब्रेस्ट को अलग अलग पकड़े। अगली सुबह माँ से कहा, मम्मी जरा इसे सिल दोगी क्या? और वहां से शुरू हुई बिहेव ब्रास। मतलब जहाँ चार्ल्स एल लांग्स बीच पर ब्रा चिपकाने में लगे थे, वहाँ एथिना बेडरूम में ब्रा फ्री नींद को रिडिजाइन कर रही थी। और जानते हो, कंज्यूमर नीड से बड़ा कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता। एथिना ने कहा, मैं अपनी बॉडी को समझती हूँ और मुझे वही चाहिए जो मुझे फिट आए, ना कम ना ज्यादा। आज के समय में ब्रा पहनना आम बात है, खासकर शहरी मिडिल क्लास में। लेकिन गाँव में अभी भी ब्रा थोड़ा विदेशी सा माना जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि टाइट कपड़े, टैंक टॉप या ब्रा की स्ट्रैप्स दिखना संस्कारों के खिलाफ है। वहीं दक्षिण भारत में कई महिलाएं आज भी पारंपरिक ढीले कपड़ों को प्राथमिकता देती हैं, जहां ब्रा की कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती। उधर बाजार में ब्रा का क्रेज बड़ा है। बड़े शहरों में हर ब्रा के लिए फिटिंग से लेकर कब तक पूरा रिव्यू होता है। ब्रांड्स की भरमार है, लोकल से इंटरनेशनल तक। सोशल मीडिया पर भी ब्रा को लेकर बहसें होती रहती हैं। ब्रा लेस होना एक स्टेटमेंट बन गया है। फ्री द निपल जैसे अभियान बताते कि अब महिलाएं अपनी बॉडी को लेकर ज्यादा सहज और मुखर हैं। कुल मिलाकर बात अब इतनी सी है, ब्रा पहनना न तो शर्म की बात है, न कोई जरूरी रस्म। ये एक निजी फैसला है। अगर पहनना है तो पहनिए, नहीं पहनना है तो मत पहनिए। ब्रा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, एक चुनाव बन चुकी है, जिसे कोई सुविधा के लिए पहनता है, कोई फैशन के लिए, तो कोई बिल्कुल भी नहीं। भारत में ब्रा के विज्ञापन का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। 1950 के दशक में ब्यूका ब्रेशियर नाम का ब्रांड पहली बार टीवी और अखबार में ब्रा दिखाने लगा। उस वक्त लोग चौंक गए कि इतना निजी कपड़ा भी खुलकर प्रचार में आ सकता है। और आज की दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में ब्रा का मार्केट 19 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। और सुना है एक हाथ से ब्रा खोलना आता है तो तू बड़ा खिलाड़ी है। पर रुको, ये सिर्फ एक स्किल नहीं, एक पूरी वर्कशॉप, पूरा इतिहास और थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स भी है। देखो, ये ब्रा नाम की चीज देखने में भले 2 कप और कुछ स्ट्रैप्स ऐसी लगे, लेकिन असल में ये पूरे समाज के मोरालिटी की क्लास टेस्ट जैसी है। अब बात करें उस मशहूर स्किल की, वन हैंड अनहुकिंग, तो भाई कुछ लोग इसे राइट ऑफ पैसेज मानते हैं, कुछ के लिए ये ऑकवर्ड स्ट्रगल होती है और कुछ तो इतने प्रो बन जाते हैं कि स्नैप और काम तमाम। पर ब्रा की हुक खोलना सिर्फ हाथों की बात नहीं है, समाज की हिपोक्रेसी भी खोल देता है। सोचो, एक तरफ तुमसे बोला जाता है मॉडेस्टी रखो, दूसरी तरफ फैशन एड्स में वही ब्रा सेंसुअलिटी का सिंबल बन जाती है। और उस अनहुकिंग मोमेंट को देखो, कभी ऑकवर्ड फर्स्ट डेट पर डराते हुए आता है तो कभी किसी बॉलीवुड फिल्म में सेंसुअल स्लो मो में। मतलब या तो मर्दानगी का सर्टिफिकेट है या गलती से स्लिप हुआ हाथ का बहाना।
अब जरा फिर से थोड़ा टाइम ट्रेवल करते हैं। 1900s की शुरुआत में ब्रा आई, बोला गया औरतें अब ज्यादा फ्री होंगी, पर हुक हमेशा पीछे रहा। क्यों? ताकि पहनने वाली को खुद भी मदद लगे। आज भी बहुत सी ब्राएं ऐसी बनती हैं कि बिना किसी की मदद के अनहुक करना मुश्किल हो। तो जिस स्किल को लोग कूल मानते हैं वो असल में डिजाइन में ही थोड़ी मेस्ड अप है। और हाँ, अगर तुम हर ब्रा के हुक खोलने में एक्सपर्ट हो तो बता दे, स्पोर्ट्स ब्रा या फ्रंट ओपन ब्रा तुम्हारा ईगो तोड़ सकती है। तो अगली बार जब कोई बोले एक हाथ से ब्रा खोल लेता हूँ तो उससे पूछना, भाई एम्पैथी सीखी या बस हुक खोलना ही आया? बिकॉज ब्रा अनहुकिंग इजंट जस्ट अ स्किल, इट्स अ होल डैम सिस्टम। अब आते हैं इसकी अवेयरनेस पर। क्या आपको पता है कि करीब 80% महिलाएं आज भी गलत ब्रा साइज पहनती हैं? ज्यादातर छोटी ब्रास पहनती हैं जिससे बैक पेन, डिस्कम्फर्ट और बैड पोस्चर जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। असल में एक वुमेन का ब्रा साइज लाइफ में लगभग 6 बार बदल सकता है। वेट चेंज, हार्मोन्स, प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और एजिंग इसके कॉमन रीजंस हैं। और जो स्ट्रेप्स आपको सपोर्ट्स देती हैं वो बस 20% काम करती हैं, इसलिए सपोर्ट ब्रा के बैंड से आता है जो करीब 80% लिफ्ट देता है। सही फिट के लिए बैंड स्नग होना चाहिए, ना बहुत टाइट ना लूज। मॉडर्न ब्रा की शुरुआत 1914 में हुई थी जब मैरी फिलिप्स जेकब ने 2 हैंकरचीफ्स और एक रिबन से कॉर्सेट का हल्का ऑल्टरनेटिव बनाया। एक क्वालिटी ब्रा को बनाने में 35 पार्ट्स लगते हैं और 60 से ज्यादा सीम्स, इसलिए अच्छी ब्रा महंगी तो होती हैं पर लॉन्ग लास्टिंग और कंफर्टेबल भी होती हैं। पुराने जमाने में ब्रास को ब्रेस्ट बैग्स कहा जाता था और कप साइज सिस्टम 1922 में आया था जिसमें ए से डे तक साइजेस थी। बाद में और बड़े कप साइजेस भी मार्केट में आए। पैडेड और पुशअप ब्रा पहली बार 1940 में इंट्रोड्यूस हुई। मजे की बात यह है कि 2 लोगों का सेम ब्रास साइज होने के बावजूद फिट अलग हो सकता है क्योंकि हर किसी की ब्रेस्ट शेप, पोजीशन और फुलनेस अलग होती है। स्पोर्ट्स ब्रा की भी ओरिजिन बड़ी क्वर्की है। पहली स्पोर्ट्स ब्रा एक्चुअली 2 जॉक स्पोर्ट्स को जोड़कर बनाई गई थी। और हाँ, ब्रास की भी अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है। लगभग 6 से 12 महीनों में ये अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं और सपोर्ट कम हो जाता है। यूके की महिलाएं दुनिया में सबसे बड़ी एवरेज कप साइज खरीदती हैं, वहाँ 80D कॉमन है। और दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल ब्रेस्ट साइज वाली वुमेन का साइज है 102ZZZ। सबसे महंगी ब्रा विक्टोरिया सीक्रेट की रेड हॉट फैंटेसी ब्रा है जिसकी कीमत है $15 मिलियन। इसमें 1300 जेमस्टोन लगे थे। मिनिमाइजर ब्रास में बिगर अंडरवायर्स यूज होते हैं ताकि चेस्ट छोटी लगे लेकिन सपोर्ट बना रहे। बड़ी ब्रेस्ट का वेट 4 किलो तक हो सकता है, इसलिए स्ट्रक्चर सपोर्टिव ब्रा बहुत जरूरी है। मोल्डेड ब्रास को बड़े साइज में बनाना टफ होता है क्योंकि फैब्रिक लूज स्ट्रेंथ करता है, इसलिए हैवी बस्ट वालों के लिए स्टीम्ड ब्रास बेटर ऑप्शन होती हैं। जब भी आप नई ब्रा ले हमेशा उसे लूजेस्ट हुक पर पहने ताकि बाद में जैसे जैसे ब्रा ढीली हो आप बाकी हुक्स का यूज कर सकें। और आज तो ऐसी स्मार्ट ब्रा भी बन रही हैं जो आपकी हार्ट रेट मॉनिटर करती हैं और अलर्ट भेजती रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि ब्रा सिर्फ एक इनरवियर नहीं है, ये कंफर्ट, हेल्थ और कॉन्फिडेंस का पावर कॉम्बो है। तो अगली बार जब आप ब्रा खरीदें तो सिर्फ कलर या डिजाइन नहीं, सही फिट और उसके पीछे की साइंस को भी जरूर ध्यान में रखें। चाहे आप एक एथलीट हों, जिम की रेगुलर विजिटर हों या फिर अभी अभी अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करने की सोच रही हो, तो एक बढ़िया सा स्पोर्ट्स ब्रा हर लड़की के वर्कआउट वार्डरोब में होना चाहिए। सही फिटिंग वाला स्पोर्ट्स ब्रा न सिर्फ आपको जरूरी सपोर्ट देता है बल्कि इंटेंस एक्टिविटीज के दौरान इंजरीज से भी बचाता है। अब स्टाइल की बात करें तो रेसर बैक और क्रिस क्रॉस बैक वाले ब्रा एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स में काम आते हैं। और अब ये इतने स्टाइल में हैं कि अब हर दूसरे दिन इंस्टाग्राम पर आपको काफी सारी एक्ट्रेसेस इसे फ्लॉन्ट करती नजर आ जाएंगी। करीना कपूर खान और मलाइका अरोरा जैसे योगा और पिलाटेस के फैंस अक्सर कंप्रेशन स्पोर्ट्स ब्रा पहनते नजर आते हैं। ये वो वाले हैं जो पुलोवर स्टाइल में आते हैं, पैडेड या अंडर वायर नहीं होते और नीचे से इलास्टिसाइज्ड रहते हैं। मलाइका अरोरा को ध्यान से देखो तो कभी वो स्ट्रैपी लो इम्पैक्ट वाले स्पोर्ट्स ब्रा पहनती हैं, कभी हाई नेक मीडियम इम्पैक्ट वाले। दीपिका पादुकोण फुल कवरेज और एक्स्ट्रा सपोर्ट वाले ऑप्शंस पसंद करती हैं जो पूरी तरह से टोर्सो को सपोर्ट करते हैं। वहीं जानवी कपूर जरा एक्सपेरिमेंटल टाइप हैं, कट आउट वाले, हॉल्टर नेक, ब्राइट कलर, स्ट्रैपी स्टाइल सब ट्राई करती हैं। ब्रा का ये सफर एक कपड़े के टुकड़े से शुरू हुआ और न जाने कितनी वेराइटीज में जाकर खत्म हुआ। और खत्म हुआ कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि इंडस्ट्री काफी बड़ी है और हर रोज कुछ न कुछ नया आता रहता है। विद द राइट लॉन्जरे यू डोंट नीड क्लोथ्स, ये गुड रीड्स पे एक एंथनी टी
डिकन्स नाम के इंसान ने लिखा। ग्लैमरस बात है ना, पर सच ये है कि सही लॉन्जरे तो छोड़ो, कई लोगों को तो बेसिक आरामदायक ब्रा भी लग्जरी लगती है। तो हाँ, कॉट अच्छा है, लेकिन कभी कपड़े उतारने से पहले सिस्टम की परतें उतारना ज्यादा जरूरी होता है। कभी सीक्रेट टॉपिक हुआ करती ब्रा अब इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रही है। एक मामूली सी दिखने वाली ब्रा असल में समाज, संस्कृति, राजनीति और स्त्री स्वतंत्रता के बदलते चेहरों की गवाह रही है। मिस्र और रोम की पट्टियों से लेकर विक्टोरियन कॉर्सेट्स तक और फिर फेमिनिस्ट आंदोलनों से होते हुए आज की स्पोर्ट्स ब्रा या ब्रालेट्स तक, हर मोड़ पर ब्रा ने सिर्फ शरीर को नहीं, सोच को भी ढका, संवारा और कभी कभी आजाद किया। भारत में जहाँ कभी चोली और स्तनपट्टा से शुरुआत हुई, वहीं अब महिलाएं न केवल अपने आकार बल्कि अपने आराम और पहचान को भी चुनने लगी हैं। पहले जो चीज शर्म, हिचक और दबाव से जुड़ी थी, वो अब आत्मविश्वास, स्टाइल और बॉडी पॉजिटिविटी का हिस्सा बन चुकी है। आखिरकार ब्रा एक कपड़ा भर नहीं, ये एक विचार है, कभी नियंत्रण का प्रतीक, कभी विद्रोह का झंडा और अब शायद एक सहज चुनाव। इसका इतिहास हमें सिखाता है कि असली सपोर्ट कपड़े नहीं, सोच देती है। धन्यवाद। मेरा नाम है ममता, आप देख रहे हैं खबरगांव, कैमरे के पीछे आयान।